हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेक्चर्स विद डॉक्टर विभा में स्वागत है। व्यूअर्स, आज मेरे वीडियो का विषय है मैकबेथ। मैकबेथ जो कि एक ट्रेजेडी है। किसके द्वारा लिखा गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हम जो है वीडियो में सारा चीज़ मैकबेथ के बारे में बताएंगे, मैकबेथ के बारे में, और मैकबेथ की हम लोग स्टोरी या समरी जो है कह सकते हैं, उसे भी हिंदी में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से मैकबेथ की स्टोरी समझ में आ जाए। और हम लोग इसमें लास्ट में प्रोबेबल क्वेश्चंस भी जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो भी हम इसमें बता देंगे ताकि आप उसे उस तरह से जो है आप उसे प्रिपेयर कर सके एग्ज़ाम के लिए। नाउ अब हम लोग सबसे पहले मैकबेथ के डेट ऑफ पब्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन, Macbeth was first published in the first folio in 1623. It is classed among Shakespeare's great tragedies and comes in between Julius Caesar and Hamlet. और ये जो तीन ट्रेजेडी जो शेक्सपियर का सबसे इम्पोर्टेंट है वह ट्रेजेडी है जूलियस सीजर और हैमलेट और ये मैकबेथ। और ये जो है ये जो ट्रेजेडी है ये आता है जूलियस सीजर और हैमलेट के बीच में ये आता है। अब हम लोग सेकेंड फोलियो की बात करते हैं। द सेकेंड फोलियो अपीयर्ड इन 1632। 1632 इसका थर्ड फॉलियो भी आया है in 1663। The first folio presents an accurate version of the play. Second folio introduces some corrections. फर्स्ट फोलियो में हम लोग जो है एक्यूरेट वर्सन प्ले का देखते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। सेकेंड फोलियो में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है या कुछ करेक्शंस किया जाता है एंड एट द सेम टाइम मेक सम अनकॉल्ड फॉर चेंजेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। और कुछ जो है चेंज होता है वह थर्ड फोलियो भी आया है, उसके बाद कुछ उसमें भी करेक्शन हुए हैं। अब जो फोर्थ फोलियो भी आया है, फोर्थ फोलियो वह आया है 1685 में। ठीक है, हम लोग अब जान लिए कि यह फोर्थ फोलियो में पब्लिश हुआ है और सबका डेट जान लिए, इसे याद रखना जरूरी है। अब जो डेट ऑफ कंपोजिशन, अब इस डेट ऑफ कंपोजिशन The exact date when Macbeth was written cannot be definitely ascertained. हम लोग जो है इसको डेफिनेटली मतलब बता नहीं सकते कि यह सचमुच में हुआ है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। वी में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज सर्टेन दैट मैकबेथ वॉज रिटन बिटवीन 1603 to 1610। दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट इट वॉज कंपोज्ड इन 1605 to 1606।
तीसरा स्टेटमेंट आया इस पर, द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज इन फेवर ऑफ 16/6। मतलब इस पे बहुत सारा कंपोजिशन पे बहुत सारा स्टेटमेंट आया। उसके हिसाब से हम लोग एक निकालते हैं कंक्लूजन कि इट वॉज कंपोज्ड इन 16/5 to 16/6, 16/5 to 16/6, but the balance of probability lies in favor of 16/6। ये ज्यादा लगता है कि इसमें जो है यह इसका कंपोजिशन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मैकबेथ। Shakespeare's play is a blend of fact, fable, and fancy. It draws upon Holinshed's chronicle. Yeah, so Holinshed's क्रॉनिकल से। यह है सोर्सेज ऑफ मैकबेथ। ठीक है, हम लोग सोर्सेज जान लिए, पब्लिकेशन जान लिए, कंपोजिशन जान लिए, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ द प्ले। यह किस समय इसका एक्शन हुआ था, इस प्ले का एक्टिंग कब हुआ था। द इवेंट्स ऑफ द प्ले कवर ओनली 9 days विथ इंटरवल्स। यह जो है 9 days में के इंटरवल्स को लेकर के 9 days में ही यह पूरा ड्रामा जो है कवर हुआ है। ड्रामेटिक रिलीफ इन मैकबेथ। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो टाइम ऑफ एक्शन ऑफ द प्ले है। अब इसमें ड्रामेटिक, अब कोई भी ट्रेजेडी होता है तो उसका ड्रामेटिक रिलीफ होता है, क्योंकि हमेशा हमेशा यदि हम ऑडियंस को दिखाएंगे केवल ट्रेजेडी 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 तो वो बोर हो जाएंगे। तो कुछ जो है उसमें ड्रामेटिक रिलीफ, मतलब ट्रैजिक रिलीफ जिसको कह सकते हैं, ट्रैजिक रिलीफ जो है उसमें क्या है। तो ट्रैजिक रिलीफ क्या है मैकबेथ में। ट्रैजिक रिलीफ क्या है मैकबेथ में। पोर्टर्स सीन। Porter's scene. Porter's scene, which is fitty timed, and it is a true point of rest in the play. ऑडियंस ट्रेजेडी से तंग हो जाते हैं, जब देखते देखते थक जाते हैं, तो ऐसा ड्रामेटिस्ट को लगता है कि अब जो ऑडियंस क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसलिए जो है ट्रेजिक रिलीफ दिया जाता है कि उस ट्रेजेडी से थोड़ा सा राहत मिले, इसलिए वहां पर वो उन्होंने पॉटर्स सीन दिया। ठीक है, और यह जो है फुल्ली जो है एकदम ट्रू पॉइंट ऑफ रेस्ट है इन दिस प्ले। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, जो हीरो भी है, प्रोटैगनिस्ट जिसको कहते हैं, वह है मैकबेथ। हीरो हुए, लेडी मैकबेथ, जो इसकी हीरोइन हुई। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बैंको। फोर्थ है मैकडफ।
फिफ्थ है डंकन। सिक्स्थ है मालकॉम। सेवंथ है रॉस। एट्थ है, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, लेडी मैकडफ। ये कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं। अब ये कैरेक्टर्स कौन कौन हैं? अभी तक हम लोगों ने देखा कैरेक्टर्स के बारे में, कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये कैरेक्टर कौन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डंकन। ये कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब इसमें आते हैं मालकॉम, और एक आता है डोनाल्बेन। ये दोनों जो हैं, ये डंकन के बेटे हैं। ठीक है, अब आते हैं मैकबेथ पर। मैकबेथ और बैंको, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों हैं जनरल्स ऑफ द किंग्स आर्मी। जनरल्स ऑफ द ठीक है, हम लोग यहां तक समझ लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, एंगस, ये सारे जो हैं, मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, एंगस, मेंटेथ, कैथनेस, ये सब हैं नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड। फ्लिंस है सन ऑफ बैंको। लेडी मैकबेथ वाइफ ऑफ मैकबेथ और लेडी मैकडफ वाइफ ऑफ मैकडफ। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन है, और जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं उसका इस ड्रामा से क्या रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड, अब इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे ड्रामा के बारे में। तो हम लोग एक्ट वाइज, सीन वाइज इसकी समरी पढ़ लेते हैं हिंदी में। एक्ट 1, सीन 1, जिसमें बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, एक सुनसान जगह है जहां पे 3 विचेस जो है बात कर रही हैं आपस में। सूर्यास्त हो चुका है, होने वाला है, मीन्स तभी जो है वहां सभी जो है बोलती हैं कि अब जो है वे लोग कहाँ मिलेंगे, एक बीहड़ में मिलेंगी जहां से होकर के मैकबेथ जाएगा।
और इन चुड़ैलों के लिए अच्छाई बुराई है और सारी बुराई अच्छाई है। सीन 1 खत्म हो जाता है, यहाँ पर सीन 2 शुरू होता है। फॉरेस्ट के निकट एक टेंट में स्कॉटलैंड का राजा डंकन अपने 2 पुत्र मॉलकम एंड डोनाल्बेन के साथ बैठा हुआ है और वह लड़ाई का खबर, यानी लड़ाई में क्या हुआ उसको सुनने के लिए इंतजार कर रहा है। एक घायल सर्जेंट आकर बताता है मैकबेथ को कि उसका विद्रोही मैकडॉनवर्ल्ड को वह परास्त कर दिया है। उसके तुरंत बाद नॉर्वे के राजा स्वीनो ने आक्रमण कर दिया, लेकिन मैकबेथ और बैंको ने बहुत थके होने के बावजूद भी उस पर आक्रमण किया और बहुत जोश से लड़ाई की और उसे हरा दिया है। अब स्कॉटलैंड का एक लॉर्ड नोबलमैन रॉस आके बताता है कि गद्दार थेन ऑफ कॉडोर ने दगा देकर स्वीनो को अपने सेना दे दी थी, लेकिन मैकबेथ ने उसे पूरी तरह से हरा दिया है और स्वीनो संधि करना चाहता है, लेकिन डंकन हुक्म देता है कि कॉडोर को फांसी की सजा दी जाए और उसकी पदवी जो है मैकबेथ को प्रदान कर दी जाए। जो कॉडोर ने खोया वह मैकबेथ ने पाया। नाउ सीन 3। फॉरेस्ट के निकट अब जो है तीनों विचेज फिर से मिल रही हैं। उसको ढोल और नगाड़े की आवाज़ सुनाई देती है, तो इससे समझ जाती है कि मैकबेथ और बैंको जो है आने ही वाले हैं, पहुंचने ही वाले हैं। इन दोनों चुड़ैलों को देखकर वे दोनों मैकबेथ और बैंको दोनों सब चुड़ैलों को देखकर जो है आश्चर्यचकित होता है। तीनों चुड़ैलें मैकबेथ को विश करती है। पहले मैकबेथ को विश करती है, पहले उसे थैन ऑफ ग्लॉमिस कहकर, दूसरी विचेज जो है वह थैन ऑफ कॉडोर कहकर, और तीसरी कहती है कि तुम जो है आगे चल के राजा बनोगे। इस तरह से उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बता देती है। जब उसके बारे में, मैकबेथ के बारे में सुनता है तो बैंको को बहुत आश्चर्य होता है, तो वह भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। तो पहली चुड़ैल कहती है तुम्हारा भविष्य मैकबेथ के समान तो नहीं है, फिर भी लेकिन उससे बहुत अच्छा है। दूसरी चुड़ैल कहती है मैकबेथ के समान सुखी तो नहीं हो, फिर भी उससे ज्यादा सुखी हो। तीसरी कहती है तुम राजा तो नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी। मैकबेथ हैरत में पड़ जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये कैसा भविष्यवाणी है, बहुत कंफ्यूजिंग है। वह उसका खुलासा जानना चाहता है, लेकिन वह बिना कुछ कहे जो है वह तीनों विचेज डिसअपियर हो जाती हैं। अब रॉस और एंगस आते हैं। वे मैकबेथ को बताते हैं कि राजा डंकन ने उसके बहादुरी से खुश होके उसे थैन ऑफ कॉडोर की पदवी दे दी है। मैकबेथ सोचता है कि दूसरी चुड़ैल का जो कथन है, जो भविष्यवाणी है, वह सत्य हो गया है। तो अब तीसरी भविष्यवाणी का क्या होगा, वह कैसे सच होगा, क्या वह राजा बनेगा? अब उसके दिमाग में आने लगता है कि क्या वह तीसरी चुड़ैल की जो भविष्यवाणी है वह क्या सच होगा। अब उसके मन में विचार आने लगता है। आखिरकार वह यह सब संजोग पर छोड़ देता है और वह आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सीन 3 खत्म हो जाता है। अब नाउ सीन 4। फॉरेस्ट में डंकन के महल में मालकम डंकन को कॉडोर की फांसी दे जाने की सूचना देते हैं कि उसको फांसी लग गई है। मैकबेथ, बैंको, रॉस एंड एंगस प्रवेश करते हैं, आते हैं। डंकन मैकबेथ का उसकी विजय के लिए प्रशंसा करते हैं और स्वागत भी करते हैं। डंकन बैंको का भी बहुत प्रशंसा करते हैं और उसका भी स्वागत करते हैं। इसके बाद डंकन मालकम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड नामजद करने की घोषणा करते हैं। अब दरबार समाप्त होता है और सब मैकबेथ के किले की ओर रवाना हो जाते हैं। मैकबेथ को यह शुभ समाचार सुनाना चाहता है। वह इस बात से परेशान है कि राजा ने मालकम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उसकी महत्वाकांक्षा उत्तेजित होती है, क्योंकि थर्ड विचेज ने जो भविष्यवाणी की थी उसके हिसाब से था कि राजा वह बनेगा, लेकिन डंकन ने अपने बेटा को, मालकम को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब सीन 5। इनवर्नेस में
जो कि मैकबेथ का किला है, इनवर्नेस में मैकबेथ के किले में लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ रही है। वह अपने पति से भी अधिक एम्बिशियस है और वह निश्चित कर लेती है कि वह अपने पति को राजा बनने में जितना संभव होगा प्रोत्साहित करेगी और जो कुछ भी होगा वह करेगी, तो वह राजा बनाएगी। लेकिन उसे मैकबेथ के विनम्र स्वभाव का भय है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि वह अपने से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह कोई गलत काम नहीं करेगा। बहुत सोच विचार के बाद वह निश्चित करती है कि मैकबेथ के लौट आने पर उसमें जोश बढ़ेगी और वह अपने वाक पटुता से उसके पुरुषत्व को उकसाएगी। भाग्य ने जो मुकुट उसे सौंपा हुआ, जो भाग्य में लिखा हुआ है, उसे ठुकराना नहीं चाहिए, ऐसा वह मैकबेथ को समझाएगी। तभी एक संदेशवाहक आके लेडी मैकबेथ को सूचित करता है कि राजा उसके यहाँ मेहमान बन के आने वाले हैं। वह तुरंत महसूस कर लेती है कि अब जो है यही रात है जो कि वह अपने महत्वाकांक्षा को अंजाम दे सकती है। यह बहुत ही बढ़िया मौका है। वह प्रेतात्माओं को आह्वान करती है कि उसे जो है उसके नख से सिख तक क्रूरता से भर दे, उसमें कोई दया ना हो, सहानुभूति ना हो। यदि दया और सहानुभूति होगा तो वह जो है कुछ नहीं कर पाएगी। वह रात्रि को भी आह्वान करती है कि उसके छुरे द्वारा किए गए अपराध को घोर नारकी अंधकार में छुपा ले और स्वर्ग को उसे सावधान करने से रोके। क्यों? अब यहाँ पर स्वर्ग को क्यों? स्वर्ग जो है, जो गॉड होते हैं, वह अच्छा काम करते हैं। अब मैकबेथ आता है। लेडी मैकबेथ ग्लैनिस तथा कॉडोर के संबोधन से उसका अभिनंदन करती है और इससे भी उच्च सम्मान की आशा रखती है और कहती है जो आगे आने वाला है। तब मैकबेथ बताता है कि राजा अगले दिन वापस चला जाएगा, तो लेडी बोलती है वह अगला दिन कभी नहीं देखेगा। लेडी मैकबेथ कहती है कि मैकबेथ एकदम मासूम बना रहे, हत्या का कुकर्म वह खुद ही करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सीन 6 शुरू होता है। राजा डंकन अपने आर्मीज के साथ जो है मैकबेथ के किले में आ गए। लेडी मैकबेथ आती है और राजा की बधाई में जवाब में कहती है जो कुछ सेवा वह और उसका पति कर रहे हैं वह निसंदेह उस सम्मान के सामने बहुत ही कम है जो राजा ने उन्हें दिया है। राजा मैकबेथ से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। वह तेजी से उसके पहले ही यहाँ आ जाते हैं, इसलिए वह लेडी मैकबेथ से कहता है कि उसे मैकबेथ के पास ले चले। नाउ सीन 7। अपने किले में अकेला बैठा मैकबेथ स्वागत कथन कहता हुआ स्थिति पर विचार कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा सोचे गए खराब कर्मों पर उसकी अंतरात्मा बहुत ही परेशान है। वह सोचता है कि एक मेहरबान मेहमान की कायरतापूर्वक हत्या महापाप है। किसी भी गेस्ट का, किसी भी मेहमान का, यदि उसके घर में कोई मेहमान बन के आया है तो यदि उसका वह हत्या कर देता है तो यह महापाप है, ऐसा वह मैकबेथ सोचता है और पाप का फल अवश्य मिलता है। इसी बीच लेडी मैकबेथ आ जाती है और पति की बातें सुनकर उसे फटकारती है, बहुत ही डांटती है। दोनों में बहस हो जाती है। पत्नी अंत में कहती है कि वह असफलता का विचार अपने मन में नहीं ला सकती और डंकन की हत्या के लिए वह बहुत ही दृढ़ संकल्प है। फिर वह अपने पति को अपनी योजना बताती है और कि किस तरह डंकन की हत्या का आरोप उसी के सेवकों पर लगाया जा सकेगा। इस पर मैकबेथ उछल पड़ता है और पत्नी की बुद्धि और साहस की प्रशंसा करने लगता है। इस प्रकार पति पत्नी के बीच यह तय हो जाता है कि उसी रात डंकन की हत्या कर दी जाएगी।
नाउ एक्ट 2, ये तो एक्ट 1 का था। अब एक्ट टू में जाते हैं। एक्ट 2 सीन 1। आधी रात है। आधी रात को मैकबेथ के किले के आंगन में बैंको बेचैनी से चहलकदमी कर रहा है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है। तभी मैकबेथ अपने सेवक के साथ आता है और बैंको उसे बताता है कि राजा ने मैकबेथ की मेहमानवाजी से बहुत खुश होकर उसे सेवकों को बहुत बहुमूल्य उपहार दिए हैं और लेडी मैकबेथ के लिए हीरे की एक अंगूठी दी है। बैंको ने यह भी बताया कि राजा सो गया है। बैंको फिर कहता है कि उसने चुड़ैलों को सपने में देखा है और उनकी भविष्यवाणी में कुछ सच्चाई तो है ही। लेकिन मैकबेथ इस बारे में कोई बात करता नहीं है बैंको से। बैंको चला जाता है। मैकबेथ अपने सेवक को आदेश देता है कि मालकिन से कहे कि उसका पैक तैयार हो गया है तो उसे घंटी बजा दे। और अकेला रह जाने पर मैकबेथ अपने मन और मस्तिष्क में संघर्ष में फिर से फंस जाता है। तभी घंटी बज जाता है जो मैकबेथ को दुष्कर्म के लिए संकेत देता है और साथ ही डंकन की मौत की घंटी बज जाती है। सीन 2, एक्ट 2 सीन 2। लेडी मैकबेथ डंकन के अफसरों को खूब शराब पिलाकर सुला देने के बाद किले के आंगन में आ जाती है। उसी शराब को उसने उसको साहसी बना दिया है। अचानक अंदर से मैकबेथ की आवाज सुनाई देती है, कौन है, क्या है? लेडी समझती है कि काम हुआ नहीं। अगर डंकन की शक्ल उसके पिता के समान नहीं होती तो वह खुद ही वह काम कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि लेडी मैकबेथ के फादर का जो चेहरा था वह डंकन के समान था, इसलिए वह जो है अपने से हत्या करने को भेज देती है। मैकबेथ बाहर आकर बताता है उसने काम कर दिया है और वह घबराया हुआ है और कहता है कि कितना गंदा हो गया है उसका हाथ। लेडी मैकबेथ उसको बहुत डांटती है। मैकबेथ फिर बहुत घबराता है, बहुत मानसिक तनाव में हो जाता है और कहता है कि अब मैं कभी नहीं सो सकूंगा क्योंकि मैंने निद्रा देवी का खून कर दिया है, मैंने नींद का ही खून कर दिया, इसलिए मुझे अब नींद कभी नहीं आएगी। इस धरती के सारे समंदर उसके हाथ में जो लगे हुए खून है उसको धो नहीं सकेंगे। लेडी मैकबेथ आकर खून से रंगे अपने हाथ मैकबेथ को दिखाती है। उसे अपने रंगे हुए हाथों की परवाह नहीं है, लेकिन वह शर्मिंदा है कि वह भी उसके पति जैसी डरपोक है। फाटक तक लगातार दस्तक सुनकर अब दोनों अपने हाथों को धोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। नाउ सीन 3। किले के फाटक पर जोरों से दस्तक दी जा रही है। उससे एक चौकीदार जाग पड़ता है। वह बड़बड़ाता हुआ फाटक खोलता है तो मैकडफ और लेनॉक्स प्रवेश करते हैं। वे राजा को लेने आए हैं। तभी मैकबेथ वहां आ जाता है और दोनों को अंदर ले जाता है। मैकडफ अकेला राजा के कमरे में जाता है। थोड़ी देर बाद वह डर से बाहर भाग जाता है और बाहर आकर वह राजा की हत्या की खबर सुना देता है। मैकबेथ और लेनॉक्स तुरंत राजा के कमरे की तरफ दौड़ जाते हैं, जबकि मैकडफ खतरे का घंटा बजवाकर सारे किले को जगा देता है। तभी लेडी मैकबेथ भी वहां आ जाती है और जानना चाहती प्रिटेंड कर रही है कि क्या मामला है। खबर सुनकर वह घोर शोक प्रकट करती है। यह शोक समाचार सुनता है। मैकबेथ और लेनॉक्स लौटकर हत्या की दृश्य का वर्णन करते हैं। मैकबेथ बताता है कि उसने दोनों हत्यारे अफसरों को मार डाला। लेडी मैकबेथ बेहोश होने का नाटक करती है। उसे अंदर ले जाया जाता है। अंत में राजा के दोनों बेटे मालकॉम एंड डोनाल्बेन आते हैं। पिता की हत्या का बात सुनकर वे चुपचाप स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं क्योंकि उसे अपने भी हत्या का डर लग जाता है। बैंको घोषणा करता है कि सब मिलकर इस कांड की जांच करेंगे। सीन 4। किले के बाहर एक 70 साल का बूढ़ा आदमी रॉस को पिछली तूफानी रात के अनुभव के बारे में सुना रहा था। वह कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी में ऐसी हलचल भरी रात कभी नहीं आई थी। रॉस कहता है मनुष्य के पापों से क्रुद्ध होकर आसमान भी जमीन को नष्ट कर देना चाहता है। इसी बीच मैकडफ प्रवेश करता है और वे डंकन की हत्या करने वालों तथा उसके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। मैकडफ स्वभावतः यह विश्वास नहीं कर पाता कि डंकन के कमरे में मौजूद 2 अफसरों ने उसकी हत्या की है।
उन्हें किसी और ने उकसाया होगा, तब मैकडफ रॉस को बताता है कि मैकबेथ को नया राजा नामजद किया गया है और वह ताजपोशी के लिए स्कोन रवाना हो चुके हैं। नाउ एक्ट 3 सीन 1। फॉरेस्ट के महल में बैंको चुड़ैल की भविष्यवाणी पर कह रहा है। राजा के वेश में मैकबेथ और रानी के वेश में लेडी मैकबेथ लेनॉक्स, रॉस, लॉर्ड महिलाओं तथा सेवकों के साथ प्रवेश करते हैं। फॉरेस्ट के महल में बैंको चुड़ैल की भविष्यवाणी पर बात करता है। तभी राजा के वेश में मैकबेथ और लेडी मैकबेथ कुछ सेवकों के साथ प्रवेश करती है। मैकबेथ बैंको का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता है और उसे रात्रि भोज के लिए निमंत्रण देता है। मैकबेथ बताता है कि डंकन की हत्या के आरोपी उसके दोनों पुत्र माल्कम एंड डोनाल्बेन क्रमशः इंग्लैंड तथा आयरलैंड को भाग गए हैं। बैंको अनुमति लेकर चला जाता है। फिर मैकबेथ सबको विदा कर देता है। अकेले में मैकबेथ बैंको से होने वाले खतरे के बारे में सोचता है, क्योंकि बैंको राजा के स्वभाव वाला व्यक्ति है और चुड़ैलों की भविष्यवाणी के अनुसार राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बैंको की संतानें होंगी, मैकबेथ की नहीं। इसलिए बैंको और उसके पुत्रों को रास्ते से हटाना जरूरी हो जाए। इसीलिए वह अब जो है बैंको की हत्या की सुपारी दे देता है। सीन 2। फॉरेस्ट के महल में लेडी मैकबेथ पति को समझा रही है कि उसे बेकार परेशान नहीं होना चाहिए। जो हो चुका सो हो चुका, उसका ख्याल छोड़ देना चाहिए। मैकबेथ जवाब देता है, जब तक खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा उसे शांति नहीं मिलेगी और वह पूर्णतः सुरक्षित होना चाहता है। असमंजस और अनिश्चय की जिंदगी नहीं बिताना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे अपने आप को संभालने और खूब खुश रहने के लिए कहती है। मैकबेथ समझ जाता है कि वास्तव में उसे प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, लेकिन वह बैंको की हत्या अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताना नहीं चाहता और उसे सलाह देता है कि वह भी खूब खुश रहे और रात्रि का अंधकार उसको मानसिक त्रास से मुक्ति दिलाएगा। सीन 3। महल के पास एक पार्क में हत्यारे मौजूद हैं जो कि मैकबेथ के द्वारा भेजा गया है। तीसरा हत्यारा आकर उससे मिलता है, उसे पूरी तरह से काम के बारे में समझा देता है। तभी घोड़े के टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। वे जान जाते हैं कि बैंको अपने पुत्र फिलिप्स के साथ पहुंच रहे हैं। तो हत्यारे उस पर टूट जाते हैं, जिसमें बैंको मारा जाता है, लेकिन फिलिप्स भाग जाता है। सीन 4। यह फॉरेस्ट के महल के हॉल में शाही दावत का सीन है। मेहमान आ चुके, लेडी मैकबेथ, रॉस, लॉनेक्स और सेवक सभी आ जाते हैं। मैकबेथ सबका स्वागत करता है और सभी को कहता है अपना अपना स्थान ग्रहण करो और द्वार पर जाकर पहले हत्यारे से मिलता है और बैंको की हत्या का वह खुशखबरी देता है, लेकिन एक दुखखबरी भी देता है कि फिलिप्स बच गया है। दावत में बैंको की अनुपस्थिति पर मैकबेथ खेद प्रकट करता है, किंतु तभी अकस्मात बैंको का भूत आ जाता है जो मैकबेथ की सीट पर बैठ जाता है। मैकबेथ प्रेत से उटपटांग शब्द बोलने लगता है, लेकिन लेडी मैकबेथ तुरंत उसकी सहायता करती है और वहां पर जो सभी उपस्थित हैं उसको बताती है कि कुछ दिन से उसके पति को दौड़े आते हैं, लेकिन थोड़ी देर ही रहते हैं। तभी प्रेत जो बैंको का भूत था वह गायब हो जाता है, सामान्य हो जाता है। बैंको का भूत फिर से दिखाई देता है और फिर से मैकबेथ जो अजीब हरकतें करने लगता है। लेडी मैकबेथ अतिथि से गेस्ट से जो क्षमा मांगती है और सभी चले जाते हैं और लेडी मैकबेथ और मैकबेथ अकेले रह जाते हैं। इसके बाद मैकबेथ तीनों चुड़ैलों से फिर भेंट करने का निश्चय करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे बिस्तर पर जाकर सो जाने की आग्रह करती है ताकि उसके परेशान मन को आराम मिल सके। सीन 5। अब वह फिर से जंगल में जाता है और थ्री विचेज जो है अपनी जो उसकी हेड होती है हैकेट से मिलने जाती है। हैकेट उसे फटकारती है कि उससे सलाह लिए बगैर मैकबेथ को उसने भविष्यवाणी सुनाने का मूर्खता क्यों किया।
तब उन्हें आदेश देती है कि अगले दिन मैकबेथ उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछने आएगा, तब वे उसे गुमराह करें। सीन 6, फॉरेस्ट के महल में लेनॉक्स एक दूसरे लॉर्ड से मिलता है। लेनॉक्स डंकन की हत्या के बारे में घटनाक्रम, बैंकों की हत्या, माल्कम, डोनाल्बन और फ्लिंस के भाग जाने से चिंतित है। उसके शोक में डंकन और बैंको दोनों की हत्या मैकबेथ ने की है और उसने ही करवाई है। लॉर्ड बताता है कि माल्कम इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के दरबार में रह रहा है और मैकडफ भी वहीं पहुंच गया है। मैकडफ युद्ध जैसी तैयारियां कर रहा है। आशा है कि वे दोनों एडवर्ड तथा अंग्रेजों के मित्र की मदद से मैकबेथ को राज सिंहासन से हटा देंगे। अब एक्ट 4 सीन 1, एक गुफा है। तीनों चुड़ैलें मैकबेथ से मिलने की तैयारी कर रही हैं। वे खौलते कढ़ाई में अजीब तरह की जादू चीजें डाल रही है। हैकेट भी आ जाती है, उसकी जो लीडर है। सब कड़ा में चारों ओर नाचती है, गाती है। मैकबेथ आता है और उनसे जानकारी देने को कहता है। तीनों विचेज जो हैं और हैकेट जो है कड़ा में कुछ और तरह की विशेष तरह की वस्तु डालती है और एक प्रेत सैनिक के सर के रूप में प्रकट होता है। वह बोलता है मैकबेथ, मैकडफ से बचना, और गायब हो जाता है। तब एक रक्त से सना हुआ बालक के रूप में प्रेत प्रकट होता है और वह यह कहकर गायब हो जाता है कि मैकबेथ की स्त्री की कोख में जन्मे किसी से भी कोई भय नहीं है। फिर तीसरे प्रेत मुकुट पहने तथा हाथ में पेड़ लिए बालक के रूप में प्रकट होता है और कहता है कि जब तक वीरनाम वन अपनी जगह से हटकर ऊंची डंसीनेन पहाड़ी पर नहीं आ जाता, तब तक मैकबेथ हरगिज नहीं हारेगा। अंत में 8 प्रेत स्कॉटलैंड के राजाओं के रूप में प्रकट होते हैं और उनसे पीछे है बैंकों का प्रेत। इस दृश्य में मैकबेथ व्यथित हो जाता है। वह इस संभावना से बेचैन है कि बैंकों के पुत्र राजा बन सकते हैं। कुछ ही देर में सारे प्रेत गायब हो जाते हैं। तब मैकबेथ चुड़ैलों को कोसता है, लेकिन वह नाचती हुई गायब हो जाती है। तभी लेनॉक्स आकर यह खबर सुनाता है कि मैकडफ इंग्लैंड को भाग गया है। यह सुनकर मैकबेथ निश्चय करता है कि मैकडफ की बीवी और बच्चों को वह तुरंत मरवा दिया जाए ताकि वे उसके उत्तराधिकारी नहीं बन सकें। सीन 2 5 में मैकडफ के किले में रॉस लेडी मैकडफ को बताने आता है कि उसका पति इंग्लैंड चला गया है। लेडी मैकडफ अपने पति की कड़ी आलोचना करती है। वह उसका बहुत ही भर्त्सना करती है कि वह अपने बीवी बच्चों को खतरे में डालकर भाग गया। रॉस उसे धैर्य रखने को कहता है। अब माँ बेटे में बातचीत होती है जिससे मैकबेथ की क्रूरता स्पष्ट होती है। एक संदेशवाहक आता है, उन्हें सचेत करता है कि फौरन भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी हत्यारे आ जाते हैं और मैकडफ के पुत्र को छुरा भोंक देते हैं और लेडी मैकडफ भागती है, लेकिन हत्यारे उसका पीछा करते हैं। सीन 3 इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के महल के सामने मैल्कम और मैकडफ बातचीत कर रहे हैं। मैल्कम जानना चाहता है कि मैकडफ का किस हद तक विश्वास करना है। वह उसे एकांत में ले जाता है। मैकडफ मैकबेथ के द्वारा दिए जा रहे दमन और उत्पीड़न के बारे में बताता है और कहता है कि उसके अत्याचार से जो है सब शांति और न्याय की जो है खत्म हो चुका है स्कॉटलैंड में, मगर माल्कम को उस पर विश्वास नहीं होता है। आखिरकार मैकडम के बहुत ही ज्यादा आग्रह करने पर माल्कम उसकी ईमानदारी पर विश्वास कर लेता है और बताता है कि इंग्लैंड के राजा ने उसकी मदद करने का वादा किया है। इसके बाद माल्कम कहता है, अभी भी मैकबेथ को अत्याचारी शासक माना जा रहा है, लेकिन किसे पता है कि वह माल्कम उससे अधिक अत्याचारी नहीं सिद्ध होगा। वह खुद में तमाम बुराइयां गिनाता है, लेकिन वह भी मैकडफ माल्कम को मैकबेथ से कहीं अच्छा मानता है। माल्कम फिर से
अपने को दोषों का भंडार बताते हुए अपने को राजा बनने योग्य नहीं मानता। इस पर मैकडफ स्कॉटलैंड के भविष्य के प्रति निराशा जाहिर करता हुआ जाने लगता है। मैकडफ का अपने देश के लिए उत्कट प्रेम देखकर माल्कम कहता है कि उसने जो दोष खुद में बताए वे गलत थे और सिर्फ मैकडफ की परीक्षा लेने के लिए वह ऐसा कर रहे थे। तब माल्कम वादा करता है कि वह जो है उस पर भरोसा करता है। उसी समय रॉस वहां आकर स्कॉटलैंड के समाचार सुनाता है। वह बताता है कि मैकबेथ के दमन और अत्याचार बराबर जारी है। वह प्रजा पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा है। अगर वह माल्कम और मैकडफ स्कॉटलैंड जाएं तो उनके साथ लड़ने को सैनिकों की कमी नहीं रहेगी। इसका मतलब है स्कॉटलैंड के हर एक पीपल जो है मैकडफ और माल्कम के साथ हो जाएंगे। माल्कम रॉस को बताता है कि इंग्लैंड के राजा ने लॉर्ड सीवार्ड के सेनापतित्व में 10,000 बहादुर सिपाही उसे सौंप दिए हैं, जिन्हें लेकर वह जल्दी ही स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो जाएगा। अब रॉस मैकडफ को यह शोक संदेश सुनाता है कि मैकबेथ ने उसकी बीवी और बच्चों का कत्ल करा दिया है। मैकडफ बहुत दुखी होता है और वह अपने आप को इसका जिम्मेदार मानता है। माल्कम कहता है अब उन्हें इंग्लैंड के राजा के पास जाकर उनसे विदा ले लेनी चाहिए, क्योंकि स्कॉटलैंड पर हमला करना बहुत ही जरूरी हो गया है। नाउ एक्ट 5, यह लास्ट एक्ट है। सीन 1, वह नींद में चलने को अब यह जो है स्लीप वॉकिंग सीन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है इस ड्रामा का। डंसिनेन के किले में एक डॉक्टर लेडी मैकबेथ का इलाज करने बुलाया जाता है। नौकरानी डॉक्टर को बताती है कि उसकी मालकिन रात को नींद में सोते हुए चलती है। उसी वक्त लेडी मैकबेथ नींद में चलती हुई आती है। उसके हाथ में मोमबत्ती होती है। वह हाथ धोने की काज करती है और जैसे ही हाथ के खून के धब्बे धो रही हो वैसा काम करती है। फिर हाथ को देखकर बोल उठती है, खून का गंध अभी तक बना हुआ है। अरब के सारे इत्र भी उनके हाथ में सुगंध नहीं भर पाएंगे। अपने हाथ धो डालो, बैंक को दफनाया जा चुका है, वह कब्र से बाहर नहीं आ सकता। इस प्रकार जो है वह बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। डॉक्टर को सच्चाई जाहिर हो जाती है। उसने हत्याओं के बारे में जो अफवाहें सुनी थी उसकी पुष्टि लेडी मैकबेथ के शब्दों में समझ में आ जाता है। लेकिन स्कॉटलैंड के सब लोगों की तरह उसमें भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। वो नौकरानी को बताता है कि लेडी मैकबेथ को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, एक पुजारी की जरूरत है। वह नौकरानी को सावधान करता है कि उस पर निगरानी रखे, ऐसा ना हो कि वह आत्महत्या कर ले। नाउ सीन 2, डंसिनेन के पास के क्षेत्र में एक विद्रोही लॉर्ड मेंटिथ, कैथनेस, एंगस, लेनॉक्स अपने सैनिकों के साथ एकत्र हो जाता है। एंगस कहता है कि उन्हें बिरनाम जंगल पहुंचना चाहिए, जहां माल्कम, मैकडफ और उनके अंग्रेज मित्र सेना लेकर आने वाले हैं। लेनॉक्स भी यही राय देता है। नाउ सीन 3, डंसिनेन के किले पर मैकबेथ डॉक्टर और सेवकों से बात कर रहा है। मैकबेथ पर चुड़ैलों की भ्रमपूर्ण भविष्यवाणी का स्पष्ट प्रभाव है। उसकी तरफ शत्रु सेना बढ़ती आ रही है। सभी लॉर्ड उसका साथ दे छोड़ चुके हैं, फिर भी वह निश्चिंत है। जब तक बिरनाम जंगल डंसिनेन तक नहीं आ जाता है तब तक उससे कोई डर नहीं है, और मैकडफ तो स्त्री की कोख से पैदा हुआ है, इसलिए अब वह सोचता है कि उसको कोई डर नहीं है। एक नौकर आकर सूचित करता है कि 10,000 अंग्रेज सैनिक उस पर आक्रमण करने चले आ रहे हैं। मैकबेथ एक अफसर सेटन को आदेश देता है कि और अधिक सैनिक बाहर भेजे। वह अपना कवच मंगवाता है ताकि स्वयं भी मोर्चे पर जा पहुंचे। नाउ सीन 4, बिरनाम 1 का है और वहां के क्षेत्र में स्कॉट लॉर्ड और अंग्रेजों की सेना इकट्ठी हो गई है, जिनके कमांडर मैल्कम, मैकडफ और सीवार्ड है।
सेना की बहुत बड़ी संख्या को छुपाने के लिए मालकम हुक्म देता है कि हर एक सिपाही बिरनाम वन के पेड़ से डंठल तोड़कर उसे ढाल के रूप में लेकर किले की तरफ बढ़े। मालकम को मालूम हो गया है कि यद्यपि मैकबेथ अभी तक किले में डटा हुआ है, किंतु उसके और भी अधिक समर्थक उसे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए किले की तरफ बढ़ना चाहिए। सीन 5। डंसिनन के किले में मैकबेथ शत्रु के आक्रमण का सामना करने की तैयारी कर रहा है। उसे उम्मीद है कि वह शत्रु को हरा देगा, क्योंकि विचेस के प्रेतों की भविष्यवाणी के हिसाब से उसमें जो है बहुत आत्मविश्वास है। अचानक सैटन आकर बताता है कि लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो गई है। यह खबर से मैकबेथ व्यथित होकर जीवन की निसारता पर अपनी उद्गार व्यक्त करता है। इसी बीच एक दूत एक और भी अजीब खबर लाता है कि अभी अभी बिरनाम वन को किले की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। यह सूचना मैकबेथ को और भी झकझोर देती है और वह हताश होकर खतरे की घंटी बजाने का हुक्म देता है और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार होने को कहता है। सीन 6। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की सेनाएं डंसिनेन के किले के सामने मैदान में एकत्र हो चुकी हैं। मालकम हुक्म देता है कि पेड़ों की शाखाओं को फेंक दिया जाए। इसके बाद वह लड़ाई का मोर्चा व्यवस्थित करता है और किले पर हमला करने को सारी हुक्म दे देता है। सीन 7। अब जो है फ्रस्ट्रेट होकर मैकबेथ किले को छोड़कर बाहर लड़ाई के लिए मैदान में आ जाता है, लेकिन नामुमकिन हालत के बावजूद भी उसे पक्का भरोसा है, क्योंकि एक चीज अभी भी है उसके पास जो विचेस के द्वारा कही हुई है कि जो उसको जो है स्त्री के कोख से पैदा हुआ व्यक्ति जो है कभी नहीं मार सकता। मैदान में सबसे पहले वह अंग्रेज सेनानायक सिवार्ड के पुत्र को मार गिराता है, फिर आगे बढ़ता है, मैकडफ, मालकम एंड सिवार्ड के मैदान में आ जाता है, लेकिन तब तक किले पर फतह मिल जाता है। सिवार्ड मालकम के किले में प्रवेश करने को कहता है। सीन 8। लड़ाई के मैदान में एक और भाग में मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। मैकडफ तलवार खींचकर उसे लड़ने को ललकारता है। मैकबेथ को अभी तक अपनी जो है विश्वास है कि वह जीतेगा। वह मैकडफ से कहता है कि उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि स्त्री से कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति उसे मार ही नहीं सकता। इस पर मैकडफ और यह सुनकर एक रहस्य कहता है कि वह मां के गर्भ से समय से पहले ही चीरकर निकाल दिया गया था। यह सुनकर मैकबेथ का दिल डूबने लगता है और चुड़ैलों को कोसने लगता है कि वह भ्रम भरी भविष्यवाणी करके उसको जो है गुमराह कर दी है। अब वह मैकडफ से नहीं लड़ने का निर्णय करता है, क्योंकि मैकडफ फिर लड़काता है और दोनों लड़ते हुए चले जाते हैं। मालकम, सिवार्ड और स्कॉटलैंड के लॉर्ड और सैनिक आते हैं। कुछ ही क्षण पश्चात मैकडफ मैकबेथ का कटा सिर लेकर आता है। विजयी मैकडफ मालकम को स्कॉटलैंड के राजा के रूप में विश करता है और तब सभी लॉर्ड और सैनिक स्कॉटलैंड के राजा मालकम जिंदाबाद की नारा लगाते हुए जय जयकार करने लगते हैं। ये थी मैकबेथ की कहानी। व्यूअर्स, शायद आप इस समरी को सुन लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अब समय है इसके प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसे हम लोग जान लेते हैं। मैकबेथ has been termed as a tragedy of ambition। यह ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है क्योंकि डिस्कस
यह जो है क्या है, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है, क्योंकि विचेज की बात सुनकर जो है वह एम्बिशियस हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि वह जो एक जो पास्ट के बारे में बोलती है वह भी सही है, प्रेजेंट में भी उसका सही हो जाता है, तो सोचता है फ्यूचर में जो विचेज जो है भविष्यवाणी की है वह भी सही हो जाएगा, इसलिए वह जो है एम्बिशियस हो जाता है राजा बनने के लिए। और सारा वह अपने एम्बिशन के कारण ही जो है वह उसका अंत बहुत ही दुखद होता है। ठीक है, यह एक क्वेश्चन हुआ जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। डिस्कस मैकबेथ एज अ टिपिकल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है, तीसरा नंबर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुपरनैचुरल इन मैकबेथ। भूत, विचेज, ये सारे जो है सुपरनैचुरल में आएंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द supernatural in Macbeth था। फोर्थ नंबर है, डिस्कस the character of Lady Macbeth। पांचवा, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द स्लीप वॉकिंग सीन। Mentioning the previous incidents in the play to which Lady Macbeth refers। Lady Macbeth refers। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछा जाता है मैकबेथ में। ठीक है व्यूअर्स, आज का वीडियो इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।